चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका के हम 2 रीजन आज परफॉर्म करेंगे। जो बचे हुए 2 रीजन हैं, बाकी तो हमने कंप्लीट किए। उसमें से हमारा पहला रीजन है द पैसिफिक कोस्ट। ओके, पहले तो सीधा नाम ही है, इससे क्लियर हो गया होगा कि हम किस रीजन की बात करने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशियन को एक्सपीरियंस करता है, तो दिस कोस्ट इज़ अटलांटिक कोस्ट। और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे क्या है जसनीत? द पैसिफिक ओशियन। सो दिस कोस्ट इज़ पैसिफिक कोस्ट। ओके, सो आज हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड को पढ़ने जा रहे हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन की ईस्टर्न साइड। ओके, सो दैट इज़ द पैसिफिक कोस्ट। जब हमने ये पैसिफिक कोस्ट सेलेक्ट किया तो इसमें 2 कंट्रीज़ कौन सी पकड़ेंगे हम? यूएसए भी होगा और कनाडा का भी कुछ एरिया होगा। तो यूएसए एंड कनाडा बोथ। हम समझेंगे कि कौन कौन से स्टेट होंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इस रीजन को देखें नक्शे के ऊपर कि ये कौन सा रीजन है। तो ध्यान से देखिए, अब बिल्कुल क्लियर है, हम पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए आप पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहे हो और यहाँ पे साफ क्लियर हुआ 1 2 3 स्टेट तो कवर हो गए यूएसए के ही। 3 स्टेट्स ऑफ यूएसए, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वाशिंगटन। कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वाशिंगटन, तो 3 स्टेट्स तो यूएसए के ही कवर हो गए। और उसके अलावा कनाडा का ये ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया। ओके, कनाडा का ये ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया। अब हम इसे ज़रा स्टेट के हिसाब से देखें, उस मैप पर और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? तो ये क्या है करमजीत? कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वाशिंगटन, और इसके ऊपर जो पूरा दिख नहीं रहा है दैट इज़ अ ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा। अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि जब हम पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहे हैं, हम इन तीनों को पढ़ने जा रहे हैं, चारों को। यूएसए एंड कनाडा दोनों ही पढ़ लिए हमने। एक चीज़ और है, रीजन को अलग तरह से भी बताया जाता है। वो किस तरह से बताया जाता है, ध्यान से सुनिए। इसे 2 सब रीजन्स में भी बांटा जाता है। हमने तो इसे सिर्फ पैसिफिक कोस्ट माना ना, ये तो एक रीजन हुआ ना। डील करते हुए इसे क्लाइमेट के हिसाब से, फिज़िकल फीचर्स के हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर 2 सब रीजन्स में बांटा जाता है। पहला रीजन इंडिपेंडेंटली कैलिफोर्निया। The first region is California and the second is Pacific Northwest. Pacific Northwest मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। कैलिफोर्निया एंड पैसिफिक नॉर्थवेस्ट। तो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के अंदर वैसे तो कुछ मैप में इदाहो का कुछ एरिया भी है और ब्रिटिश कोलंबिया का भी, बट मैं बुक के कंटेंट के हिसाब से ये मैप लेके आया हूँ। इसमें साफ दिख रहा है ऑरेगन एंड वाशिंगटन। तो आप इसको ऐसा भी समझिए, द कैलिफोर्निया एंड द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट। तो जब भी कभी आपसे कोई कहे कि जो अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक पर्सन बिल गेट्स पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में रहते हैं, तो याद रखिएगा कि वो वाशिंगटन में रह रहे हैं, वो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में रह रहे हैं और जगह का नाम है सिएटल। सिएटल कहाँ पर है? दैट इज़ सैन जुआन आइलैंड के अंदर, यहाँ जा कर के। ओके, सो ही इज़ लिविंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड दैट विल बी द टेक्निकली पैसिफिक नॉर्थवेस्ट। द स्टेट इज़ वाशिंगटन
द प्लेस इज सिएटल, दैट्स ऑल, इट्स ईजी, इसमें कोई रट्टा मारने की चीज़ ही नहीं है। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। सो कैलिफोर्निया एंड पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। देखिए, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाइज अगर देखें तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है? देखिए, ये रीजन टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। मैंने अभी बोला टेक्टोनिकली एक्टिव, तो टेक्टोनिकली एक्टिव का क्या मतलब है? यहाँ पर ये रीजन्स में अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते रहते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय? सो टेक्टोनिकल का मतलब द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारे ये जो अर्थ है, हम उसके जिस हिस्से में रह रहे हैं वो अर्थ की क्रस्ट का ऊपर का हिस्सा है। हम अर्थ की क्रस्ट लेयर के ऊपर खड़े हैं, और ये जो क्रस्ट है ये प्लेट्स से मिलके बनती है। ये अलग अलग प्लेट्स से मिलके बनती है। जैसे जो पैसिफिक ओशियन है वो किसी बेस पे ही पानी खड़ा है, वो प्लेट इज़ अ पैसिफिक प्लेट, वो प्लेट इज़ अ पैसिफिक प्लेट। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, दैट लैंड इज़ अमेरिकन प्लेट। दिस इज़ पैसिफिक प्लेट, दिस इज़ अमेरिकन प्लेट। और भी प्लेटें जुड़ती जाएंगी तो एक पूरी की पूरी अर्थ की क्रस्ट क्रिएट होती है। तो इस तरह से ये प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने कई बार ये उदाहरण डिस्कस किया कि दूध को जब ठंडा होने के लिए टेबल पे रखते हैं, उसके ऊपर एक मोटी मलाई आ जाती है। उस मोटी मलाई के अंदर उंगली करोगे तो नीचे दूध है लिक्विड फॉर्म में, पर ऊपर तो मलाई है ना। और उस मलाई में इतनी पावर तो है कि आप हल्की फुल्की चीज़ें उस पर रख सको। जैसे शॉर्पनर, कभी शॉर्पनर रखना, वो उसके ऊपर टिक जाएगा। तो हम भी बड़े हल्के फुल्के से हैं, हमारी गतिविधियाँ भी। तो इस तरह से अर्थ में सबसे ऊपर जो लेयर है, जो उसका हार्ड सरफेस है, वो ये वाली प्लेट्स हैं, और वो मलाई की तरह फ्लोट कर रही हैं। बस बात है कि उसके अंदर दूध नहीं है, उसके अंदर पिघला हुआ लावा है। उस पिघले हुए लावे के ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट करती हैं, और उस फ्लोट के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान 3 तरह की एक्टिविटी पॉसिबल हो सकती है। पहला, ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ जाएं, टकरा जाएं। दूसरा, ये प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाएं। तीसरा, ये प्लेट ना तो एक दूसरे से टकरा रही है ना दूर जा रही हैं, एक दूसरे से स्किड करके निकल गई। एक टकरा जाएं, एक दूर चली जाएं, एक स्लाइड पास्ट। यही 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जब ये प्लेट्स टकरा जाती हैं तो इन प्लेट्स के मार्जिन पे जो मटेरियल पड़ा होता है वो स्क्वीज़ हो जाता है, और वो माउंटेन बन जाते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन बने। जब ये प्लेट्स दूर चली जाती हैं तो खाइयाँ बन जाती हैं, इन्हें कहते हैं फॉल्ट। तो जैसे ये लैंड है, सपोज़ करिए लैंड इस तरह के ब्लॉक्स से मिलके बना है। जब ये 2 ब्लॉक्स नीचे धंस जाएं, नीचे की ओर धंस जाएं, मतलब जब ये प्लेट्स दूर हो जाएं, तो अल्टीमेटली ये सेंटर वाला ब्लॉक तो एज इट इज़ ही खड़ा रह गया। तो अब यहाँ से और यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक माउंटेन ही हो गया। ये दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स। पहले वाले मटेरियल स्क्वीज़ हुआ तो फोल्ड हुआ ना मटेरियल, तो दोज आर द फोल्डेड माउंटेन्स, ये वाले ब्लॉक माउंटेन्स। और तीसरा तरीका ये है कि ज़मीन बिल्कुल सही है, अंदर से बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मैग्मा आया, लावा, और वो फूटा, उसने ज़मीन के हिस्से को, ज़मीन के अंदर के हिस्से को रेज़ कर दिया। तो इस तरह से फिर वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है। ओके, तो माउंटेन वॉल्केनिक भी होते हैं
ब्लॉक माउंटेन भी होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं। इन सब माउंटेन के बनने के पीछे जो एक्टिविटी है वो है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, ओके। और इन मूवमेंट्स को हम कहते हैं द टेक्टोनिक मूवमेंट्स, एंड दीज प्लेट्स आर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो पर्टिकुलरली दिस रीजन इज टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन। वाई टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन? इस रीजन को हम टेक्टोनिकली इतना एक्टिव क्यों मानते हैं, उसका कारण है, मैं अभी दिखाता हूँ एक इमेज। इसे पकड़ के रखना और फटाफट लगा दिया करना जब मैं दूंगा। आप एक इमेज को देखिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इसे टेक्टोनिकली एक्टिव क्यों मानते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशियन है। हम पैसिफिक कोस्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसी रीजन को पढ़ रहे हैं ना। इधर आ जाए तो ये रशिया का एक क्षेत्र है, ये चाइना है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के आइलैंड नेशंस, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। मैप पे देख लीजिए, वैसे ही दिखेगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो एक्चुअली में हमने इस मैप के वाया जब देखा तो क्या देखा, ये दिस ऑरेंज रीजन, व्हाट इज़ दिस? ये दिस रीजन इज़ टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। इस रीजन में अक्सर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज आते ही रहते हैं, क्योंकि जब प्लेट्स मूव करेंगी तो कंपन तो होगा, देयर विल बी अर्थक्वेक। तो इसलिए आप देख सकते हैं, अक्सर आपने नोटिस किया होगा जापान अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है। अर्थक्वेक और अर्थक्वेक आने के बाद फिर समुंदर में हिलजुल होती है तो सुनामी भी आती है। तो ये रीजन्स आर टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स। कारण कि ये जो पैसिफिक ओशियन प्लेट है ना, ये पैसिफिक प्लेट जब मूव करती है तो ये अपने सराउंडिंग में जो प्लेट्स हैं, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इन सब प्लेटों के साथ इंटरेक्ट करती है। द पैसिफिक प्लेट इज़ इन मूव एंड इट इज़ इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग प्लेट्स, और इसकी वजह से फिर यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पर क्या होती हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए आपको बहुत सारे वॉल्केनोज मिलेंगे, बहुत एक्टिव। यहाँ पर अर्थक्वेक्स होंगे, यहाँ पर खाइयाँ, फॉल्ट भी बने होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी विषय में फिर ये कहा जाता है, यहाँ पर एक चीज़ आई है कि ये जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, द पैसिफिक कोस्ट, उसमें हमने बात की कैलिफोर्निया की, ओरेगन की, वाशिंगटन की और ब्रिटिश कोलंबिया की। ये स्टेट्स एंड द प्रोविंस ऑफ कनाडा, इट इज़ ऑन द रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर है पूरे ग्लोब के ऊपर। फायर की रिंग क्यों कहा? कि लगातार यहाँ पर वॉल्केनोज इमर्ज होते ही रहते हैं। तो इसकी वजह से हमने इसे एक नाम दे दिया कि इट इज़ द रीजन विच यू कैन कॉल द रिंग ऑफ अ फायर। इट इज़ अ रिंग ऑफ फायर रीजन, ओके। इस रिंग ऑफ फायर में ये एरियाज़ कवर हो रहे हैं। किसी को कोई डाउट? तो ऐसे में हम आज जिस पैसिफिक कोस्ट को पढ़ रहे हैं, ये कहना बिल्कुल सही है कि वो भी रिंग ऑफ फायर पे ही फॉल करता है। इट्स अ टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। उसका उदाहरण यहाँ पर ऑथर बताता है कि 1906 में कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न हिस्से में आने वाले एक शहर दैट इज़ सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा भूकंप आकर के पूरा का पूरा शहर नष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर एक टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है एंड दैट एरिया इज़ सैन एंड्रियाज़ फॉल्ट लाइन। नाम क्या है? जैसे सैन फ्रांसिस्को, वैसे सैन एंड्रियाज़ फॉल्ट लाइन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब बहुत इंटरेस्ट की, क्यूरियोसिटी की चीज़ें हैं। बच्चे काफ़ी सर्च करते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, पैसिफिक कोस्ट की हम बात कर रहे हैं और इस रेड लाइन को देखिए, नीचे से ऊपर तक ये दिख रही है आपको ना, नीचे से ऊपर तक दिख रही है ना। है क्या ये ब्लैक एरो दिख रहा है ऊपर जाता हुआ और ये ब्लैक एरो नीचे आता हुआ। इसका मतलब क्या है? ब्लैक एरो ऊपर जाता हुआ मतलब
पैसिफिक ओशन की प्लेट ऊपर जाती है और ब्लैक एरो नीचे आता हुआ मतलब अमेरिकन प्लेट नीचे की ओर जाती है। मतलब ये पैसिफिक ओशन प्लेट, ये अमेरिकन प्लेट, ये इन दोनों का मार्जिन, ये भी मार्जिन है और ये भी मार्जिन है, ये मार्जिन एरिया है। तो एक ऊपर जा रही है, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है। तो इस तरह से जब ये ऊपर और नीचे आ रही हैं एक दूसरे के साथ घिस करके मूव कर रही हैं, ना टकरा रही हैं ना दूर जा रही हैं, स्लाइड पास्ट कर रही हैं। तो जैसे ही ये पॉइंट आएगा, ये ऐसे करते 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 ये पॉइंट जब आया तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गई, ये प्लेट आगे निकल गई। दिस इज़ द फॉल्ट एरिया, दिस इज़ द फॉल्ट एरिया। सो द मार्जिन एरिया between both the plates, and both the plates are moving in opposite direction. One is moving northward, another one is moving southward. That margin area वहाँ पे rupture create हो जाएगा, there will be a rupture, and that rupture is a fault actually. वो एक ट्रेंच, एक खाई है, एक फॉल्ट है, that उसका नेम है सैन एंड्रियास फॉल्ट। और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट इज़ द रीजन जो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, क्योंकि प्लेट्स का मार्जिन एरिया है ना। और इसी सैन एंड्रियास फॉल्ट में आप देख सकते हैं, इसी सैन एंड्रिया फॉल्ट में एग्जैक्ट लाई कर रहा है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को पूरा लाल सफ़ेद बिंदी देखिए उसी लाल लाइन पे है। तो दैट सैन फ्रांसिस्को इज़ टेक्टोनिकली प्रोन एरिया। ओके, तो अब आपको हम वो दिखाते हैं कि ये सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन कैसी है। आप जाइए इंटरनेट पे देखिए, आंखों से भी देखना तो लोग टूरिस्ट बहुत जाते हैं। ये ऐसा फॉल्ट है। ओके, इसके इस तरफ ये वाला, दिस इज़ द पैसिफिक प्लेट रीजन। इसके उस तरफ ये वाला, दिस इज़ द अमेरिकन प्लेट रीजन। दो अलग प्लेटें हैं ये, इसलिए दोनों में ये भेद आ गया, सिंगल प्लेट पे नहीं है ये। ओके, तो इसको आप देखिए, ये आपको यहाँ से बड़ी छोटी छोटी चोटियाँ दिख रही हैं, पर जब आप इसको चढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी हाइट बहुत है और ये खाई बहुत है। ओके, इसके अलावा लुक एट दिस कॉन्टिन्यूटी, कितनी लंबी है ये। तो दिस इज़ द सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन। इट इज़ एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्लोब कि दो प्लेट्स में मार्जिन कैसा दिखता है। ओके, सो प्लेट्स आर स्लाइड पास्टिंग, नॉट कन्वर्जिंग, नॉट डाइवर्जिंग, दे आर स्लाइड पास्टिंग। एंड दिस सैन एंड्रियास फॉल्ट इज़ अ फॉल्ट ऑन द मार्जिन ऑफ द पैसिफिक एंड द अमेरिकन प्लेट। इट इज़ अ टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया। तो सैन एंड्रियास में जो सैन फ्रांसिस्को आता है, 1906 का भूकंप इसी का नमूना है। इसके अलावा अब आपको एक कुछ चीज़ और दिखाते हैं, उसे भी देखना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, लुक एट दिस माउंटेन, लुक एट द साइज ऑफ द वॉल्केनो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माउंट सेंट हेलेंस in the Washington. Mount St. Helens, also the tectonically active area, it is the region of the active volcano. The Mount St. Helens in itself is a volcano and it is in the Washington. ये एक इमेज देखिए आपने, ये थोड़ा ऊपर से व्यू देखिए। 1980 में ये वॉल्केनो बस्ट हुआ था और बहुत भयंकर तबाही मचाई थी इसने। और अब देखिए, आज अगर आप जानते हैं यहाँ पर घूमने तो ये वादियाँ मिलेंगी आपको। जब यहाँ से कुछ इमर्ज नहीं होता तो ऐसा दिखता है, और जब होता है तो फिर यहाँ से ऐसे होता है। ओके, वॉल्केनो जब इमर्ज हो जाता है तो वहाँ पर एक लेक जैसी खड्ड बन जाती है, उसे क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बनी हुई दिख रही है ना। ओके, और ये है इसका व्यू। तो दिस इज़ द व्यू माउंट सेंट हेलेंस। तो माउंट सेंट हेलेंस का प्रेजेंट होना, सैन एंड्रियास का प्रेजेंट होना, ये बताते हैं कि